हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस चैप्टर वाइज, ठीक है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस किस टाइप के होंगे, ये क्या क्वेश्चंस होते हैं? तो बेसिकली इट्स अ क्वेश्चन विच हैज़ टू स्टेटमेंट्स, वन इज असर्शन स्टेटमेंट एंड अदर इज रीजनिंग स्टेटमेंट। तो अब हम क्वेश्चन कैसे करते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, ठीक है, टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट कि स्टेटमेंट एक्चुअल में है क्या, एंड चेक इफ असर्शन इज ट्रू एंड देन इफ रीजनिंग इज ट्रू। उसके बाद हमारे पास 4 ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, अकॉर्डिंगली हमारा आंसर होगा। देखो, पहला ऑप्शन ए है, ए इज ट्रू यानी असर्शन स्टेटमेंट ट्रू है, रीजनिंग भी ट्रू है और रीजनिंग वाली स्टेटमेंट इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए, ठीक है। अगर ये होता है तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन बी समझो, स्टेटमेंट ए ट्रू है यानी असर्शन ट्रू स्टेटमेंट है, रीजनिंग वाली स्टेटमेंट भी ट्रू है, बट रीजनिंग वाली जो स्टेटमेंट है इट इज़ नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। समझ गए ये वाली बात, ठीक है। तब आपका ऑप्शन बी होगा। सी ऑप्शन कब होना है? जब असर्शन स्टेटमेंट ट्रू है लेकिन रीजनिंग वाली स्टेटमेंट ही फॉल्स है, ठीक है, दैट इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। एंड डी ऑप्शन इज व्हेन असर्शन इज फॉल्स, मतलब वो असर्शन वाली स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है एंड रीजनिंग वाली ट्रू है, ठीक है। तो ये 4 केसेस बनते हैं, अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए हैं, इनसे होपफुली आपको समझ आ जाएगा कि कैसे अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन, राइट। तो पहला क्वेश्चन पढ़ो, देखो, द सेट P इज इक्वल टू x such that x is a prime number which is a divisor of 60। अब बेसिकली इसमें क्या है कि आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको इस क्लास में भी नहीं क्लियर होता है कि व्हाट आर प्राइम नंबर्स, उनके लिए फिर ये क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा। देखो क्या है, डिवाइजर ऑफ 60 प्राइम नंबर, और रोस्टर फॉर्म में ये सेट क्या दिया हुआ है, 1 2 3 5, यानी 1 2 3 5 आर डिवाइजर ऑफ 60 एंड आर प्राइम नंबर। ये करेक्ट है क्या स्टेटमेंट? नो, बिकॉज 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है ना, यानी असर्शन स्टेटमेंट ही फॉल्स हो गई। तो आप रीजनिंग वाली स्टेटमेंट ना ही पढ़ो, क्योंकि इन चारों ऑप्शंस में सिर्फ एक ही ऑप्शन है डी, जिसमें कि ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, राइट। तो हमारा पहले ही हमने चेक कर लिया कि स्टेटमेंट ए ही फॉल्स है। अब बहुत से स्टूडेंट्स अभी तक ये समझते हैं कि 1 इज अ प्राइम नंबर, बट नो, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। अगर उनका वो कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो फिर वो 1 2 3 5 करेक्ट कर देंगे कि असर्शन इज ट्रू। तो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। तो रोस्टर फॉर्म में x is a prime number which is a divisor of 60 is not 1 2 3 5, therefore this is a false statement, D option is correct। क्लियर है? इसमें हमने रीजनिंग वाली स्टेटमेंट ही नहीं पढ़ी है, ज़रूरत ही नहीं पड़ी उसकी, राइट। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन है, द सेट A इज इक्वल टू ABCDEF, ये इसके एलिमेंट्स हैं, इज अ फाइनाइट। अब फाइनाइट सेट आपको क्लियर होना चाहिए। फाइनाइट स्टेट का मतलब भी ये होता है कि जिसके एलिमेंट्स काउंटेबल है, आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये 5 एलिमेंट्स हैं, येस इट इज़ अ फाइनाइट सेट। तो ए स्टेटमेंट ट्रू है, राइट। अब रीजनिंग वाली स्टेटमेंट देखो, सेट बी इज मेन लिविंग प्रेजेंटली इन इंडिया इज अ फाइनाइट सेट। अब आप मुझे बताओ, कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि नहीं, ये हम कैसे काउंट कर सकते हैं? नो, इट इज़ पॉसिबल। हम टोटल मेन लिविंग प्रेजेंटली इन इंडिया ये काउंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये इनफाइनाइट सेट है। तो येस इट इज़ अ फाइनाइट सेट। क्लियर? तो इसका मतलब स्टेटमेंट ए इज ट्रू, स्टेटमेंट आर इज ट्रू, दोनों स्टेटमेंट तो ट्रू हो गया, लेकिन क्या आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? रीजनिंग वाली स्टेटमेंट असर्शन का एक्सप्लेनेशन है क्या? नो, दीज आर टू इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स। कि ABCDEF इज अ फाइनाइट सेट, येस इट इज अ फाइनाइट सेट। मेन लिविंग प्रेजेंटली इन इंडिया इज अ फाइनाइट सेट, येस इट इज अ फाइनाइट सेट। बट रीजनिंग एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन स्टेटमेंट को? नो, नो। सो आर ऑप्शन बी इज ट्रू, ठीक है ना। बी स्टेटमेंट क्या था कि A इज ट्रू, R इज ट्रू, बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो इसका ऑप्शन आपका बी करेक्ट होएगा। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 3 है, द सेट A इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 इज एन एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट क्या होता है? विच हैज़ नो एलिमेंट।
तो अब स्टेटमेंट पहले पढ़ो और चेक करो कि ये ट्रू है या फॉल्स। इट इज़ एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। आपको पता है कि प्राइम नंबर में 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, तो ग्रेटर देन 2 एंड इवन प्राइम नंबर होना पॉसिबल ही नहीं है। इट इज़ एन एम्प्टी सेट। येस, इट इज़ एन एम्प्टी सेट, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। अब रीजनिंग पे आते हैं। रीजनिंग है x सच दैट एक्स स्क्वायर इज 4, x इज एन ऑड नंबर, इज नॉट एन एम्प्टी सेट। अब देखो, अगर मैं इसे रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 को अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 और -2। लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, x इज एन ऑड नंबर। नो, x इज नॉट एन ऑड नंबर, ये तो इवन आ रहा है। तो क्वेश्चन में लिखा है इट इज नॉट एन एम्प्टी सेट। फॉल्स, इट इज एन एम्प्टी सेट। ठीक है ना। अगर ये ऑड ना लिखा होता तो 2 और -2 इसके सॉल्यूशन होते, लेकिन यहाँ पे ऑड नंबर लिखा है कि यानी इस सेट में सिर्फ ऑड नंबर्स आने हैं जो इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं, तो कोई भी ऑड नंबर इसका सॉल्यूशन है ही नहीं। तो इट इज़ एन एम्प्टी सेट। क्वेश्चन में दिया हुआ इट इज़ नॉट एन एम्प्टी सेट, तो इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, राइट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी, जो कि कहता है कि असर्शन इज ट्रू बट रीजनिंग स्टेटमेंट इटसेल्फ इज फॉल्स। तो असर्शन ट्रू है, रीजनिंग फॉल्स है, तो इट इज सी। सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन 4 देखो। क्वेश्चन 4 है, ए स्टेटमेंट है, लेट ए इज इक्वल टू AEIOU and B is the set of all English alphabets, then A is a subset of B. चेक करो ये ट्रू है क्या। तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ सबसेट। A is a subset of B का मतलब होता है if every element of A is in set B, then A is subset of B, राइट। अब A में क्या है, AEIOU, और B सेट क्या है, जिसमें सारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं। इसका मतलब AEIOU ये पांचों एलिमेंट्स सेट B में होंगे ना, तो यस, A इज अ सबसेट ऑफ B, इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, राइट। अब सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। If every element of set X is also an element of set Y, then X is a subset of Y. ये अभी मैंने ऊपर वाली स्टेटमेंट में आपको बताया कि what do we mean by subset. If every element of X is in set Y, then X is subset of Y. Yes, it is a true statement. तो दोनों ट्रू तो हो गए। अब क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? यस, यही इसको डिफाइन कर रहा है ना। सबसेट हमें यहाँ से क्लियर हो गया, उसके अकॉर्डिंगली हमने इस स्टेटमेंट को ट्रू बोला है। तो यस, रीजनिंग वाली स्टेटमेंट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन स्टेटमेंट, तो यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन ए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन 5 है, असर्शन स्टेटमेंट है, द इंटरवल x such that x belongs to R -4, that means x is greater than -4 and less than equal to 6 is represented by this. ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, तो यस ये ट्रू है, ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं ना। ये ओपन ब्रैकेट लगाते हैं व्हेन इट इज नॉट इंक्लूडेड एंड क्लोज ब्रैकेट व्हेन 6 इज इंक्लूडेड, तो यस इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। रीजनिंग देखो, द इंटरवल x बिलोंग्स टू R, x इज ग्रेटर देन -12 एंड लेस देन -10 इज रिप्रेजेंटेड एज दिस। क्या ये सही है? नो, -12 और -10 इंक्लूडेड नहीं है, तो ये ऐसा होना चाहिए था, है ना, ओपन ब्रैकेट होना चाहिए। तो रीजनिंग इज फॉल्स स्टेटमेंट, राइट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी। सी ऑप्शन क्या था? असर्शन इज ट्रू स्टेटमेंट एंड रीजनिंग इज फॉल्स, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन 6 देखो। क्वेश्चन 6 है, इफ A इज सबसेट ऑफ B फॉर एनी टू सेट्स A एंड B, देन फॉलोइंग वेन डायग्राम रिप्रेजेंट्स करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन A एंड B। आप चेक करो क्या ये करेक्ट है। A B का सबसेट है, तो क्या वेन डायग्राम में हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं? नो। अगर A B का सबसेट है तो एवरी एलिमेंट ऑफ A शुड बी इन B, तो ये सेट B और ये वाला सेट A होना चाहिए। दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट, तो असर्शन इज फॉल्स स्टेटमेंट। रीजनिंग वाली भी देख लेते हैं। इफ A इज सबसेट ऑफ B, देन एलिमेंट्स ऑफ A आर ऑल्सो इन B, येस इट इज ट्रू स्टेटमेंट। तो इसमें कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होएगा? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या है? असर्शन इज फॉल्स एंड रीजनिंग इज ट्रू। क्लियर है। तो आई होप इस तरह के क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो सेट्स में से काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि असर्शन रीजनिंग में से अगर क्वेश्चन आता है तो इसी टाइप का आता है, तो आप इनको अच्छे से कर लेना। ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल विच इज़ schoolguru.net।